सैनिक मटके को लाकर महाराजा को देते हैं। प्रसन्न होकर मटके को महारानी के पास ले जाते हैं। महारानी को थप्पड़ मारकर मटके में सोना पाता है। उस सोने को देखकर खुश होके उसे हाथ में लेते हैं, लेकिन उसे छूते ही महाराजा बेहोश होते हैं। डर के मारे महारानी दासियों को बुलाती है। आस्थान वैद्य को बुलाने के लिए आग्रह करती है। दासियां भागते हुए वैद्य के पास जाते हैं। महाराज बेहोश होकर गिर गए हैं, जल्दी से आके उन्हें देखिए। अरे क्या हुआ है? चलिए मैं अभी आ रहा हूँ। और वैद्य भागते हुए महाराजा के पास आते हैं और महाराजा को उस स्थिति में देखकर वैद्य आश्चर्यचकित होते हैं और महाराजा के हाथ पकड़कर नाड़ी परीक्षा करते हैं और राजा को वापस होश में लाने के लिए औषध तैयार करते हैं और उसे महाराजा को पिलाते हैं। कुछ सैनिकों के सहाय से राजा को बिस्तर पर सुलाते हैं। रानी, महाराज की जान खतरे में नहीं है, हालांकि उसे हर घंटे इसी औषधि की निश्चित मात्रा दी जानी चाहिए। मैं आज रात यहाँ रहूंगा, आप चिंता मत करिए। महाराजा ठीक हो जाएंगे ये सुनकर महारानी निश्चिंत होती है। वैद्य वही रहकर घंटे में एक बार औषध पिलाते हैं। सुबह राजा को होश आती है। वे आंख खुलकर सबको देखते हैं। इसे देखकर चिंतित महारानी निश्चिंत होती है और हंसती है। चूँकि राजा ठीक हो गए हैं, कृपया आप सभी लोग बाहर जाएं। उसे कुछ आराम की जरूरत है। वैद्य के बात को मानकर महारानी और दासियां बाहर निकलते हैं। महाराजा, आपको बहुत खतरनाक जहर दिया गया है। रानी ने मुझसे कहा कि आपने घड़े से सोना छू लिया। आपके जानकारी के बिना छूते ही जहर आपकी सांस के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर गया। अगर मैं थोड़ा देर से पहुंचता, शायद आप नहीं बच पाते। मेरी जान बचाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मुझे तुरंत मुख्यमंत्री और सेनापति से बात करनी चाहिए। कृपया ये व्यवस्था करें। जी महाराज। और वैद्य बाहर आकर महाराजा के देखभाल करने के लिए बोलते हैं। महारानी राजा के पास आती है। महाराजा, आपके सोने के मूर्त के विषय को मुझे वैद्य को बताना ही पड़ा, मगर मैंने उस मटके के बारे में कुछ नहीं बताया। मगर महाराजा, प्रश्न ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली महाराजा उस सोने को स्पर्श करते ही बेहोश हो गए, तो फिर उस सोने की वजह से हमारे राज्य को कुछ अनाप शनाप न हो जाए। और उस मटके को क्षुद्र पूजा से पाया गया है ना, डर है कि उसकी वजह से हमें कुछ हो जाए तो। इसकी चिंता मत करो महारानी, हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। परेशान मत होइए, जल्द ही हमारा राज्य सबसे आमिर राज्य होगा और सभी को हमारे सामने झुकना होगा। इसी समय यहाँ शिवन्ना, जो चोल देश की गुप्तचर है, वो नगर में एक ऐलान करवाता है कि महाराजा की तबीयत ठीक नहीं है और उनके प्राण कभी भी किसी भी वक्त जा सकती है और वो बहुत दिन जीवित नहीं रहेंगे, ऐसे ऐलान करवाता है। ये बात बहुत तेजी से फैलने लगती है, पूरा राज्य में फैलती है और प्रजाएं महाराजा को देखने के लिए महल तक आते हैं और उनको रोकने के लिए सैनिक मुख्य द्वार पर आते हैं। उसी समय यहाँ पे शिवन्ना महल के नीचे वाले सुरंग मार्ग पे आता है और द्वार खोलता है। वहाँ कुछ लोग घोड़ों के साथ इंतजार करते रहते हैं। शिवन्ना बाहर जाकर उन लोगों के साथ वहाँ से निकलता है। सेनाधिपति और महामंत्री महाराजा के पास जाते वक्त महाद्वार के पास प्रजाओं को रोकने के लिए खुद सेनाधिपति वहाँ पे आ जाते हैं। महामंत्री इस विषय के बारे में महाराजा को बताने के लिए बोलते हैं। मंत्री महाराजा के पास आता है। ये क्या हुआ महामंत्री, बाहर चीख पुकार क्यों मची है, क्या हुआ? किसी ने ये अफवाह फैल दी कि महाराज आप खतरे में हैं। लोग तब तक शांत नहीं होंगे जब तक वे आपको देख ना ले। ठीक है, मैं अभी आऊँगा। जब तक मुझे नहीं देख लेंगे उन्हें चैन नहीं आएगा। ये अफवाह वास्तव में एक अच्छी बात है, मैं इसका उपयोग अपने फायदे के लिए करूँगा।
महाराजा प्रजाओं को दर्शन देने के लिए जो जरूरी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसे करने के लिए महामंत्री आज्ञा देता है। महामंत्री सबको बोलता है कि महाराजा को कुछ नहीं हुआ है और वो खुद आके आपसे बात करेंगे, तब तक शांत रहिए। महाराज आते ही प्रजाएं सब एक साथ राजा के जय जयकार करते हैं। इस जय जयकार को सुनते हुए महाराजा प्रजाओं के आगे आते हैं। महाराजा को देखकर प्रजाएं बहुत खुश होते हैं। महाराजा ऊपर आकर अपने हाथों से इशारा करके कुछ देर तक जय जयकार को रोकने के लिए कहते हैं। तब सब चुप हो जाते हैं। कलिंग के लोगों, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है मैं ठीक रहूंगा। मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंता मत करो। हालांकि शत्रु राज्य ने मेरे खिलाफ कुछ साजिश रची है और इसलिए मैं बीमार पड़ गया, लेकिन इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर राज्य के लोग भी मेरा दर्द साझा करेंगे तो मेरा दर्द कम हो जाएगा। महाराजा के बात सुनकर मंत्री और सेनाधिपति आश्चर्यचकित होते हैं। प्रजाएं भी आश्चर्यचकित होते हैं। महाराजा भावनाओं को समझकर बात करने लगते हैं। आपका आश्चर्य समझता हूँ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि आपको अकारण दंड दूं। आपको मिलने वाला प्रत्येक चुंबक के लिए मैं आपको एक वराह दूंगा। मेरे स्वास्थ्य के लिए आप जो भी आघात सहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए मौजूद रहूंगा। महाराज जगन्नाथ वर्म की जय। महाराज जगन्नाथ वर्म की जय। ऐसे प्रजाएं जय जयकार करते हुए महाराजा को फूलों से बारिश करते हैं। महाराजा अंदर आते ही महामंत्री उनके पीछा करता है और मंत्री के पीछे अधिकारी आता है। महाराजा महाराजा, मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना है। क्या है, बोलिए। आपने लोगों से जो कहा मैंने सुना, वे आपके प्रति इतना वफादार है कि वे आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे आपके स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की कोड़े सह सकते हैं, लेकिन क्या आपके संदेह क्या है, मुझे बताओ। आप तो जानते हैं कि हमारे खजाने में बहुत पैसा नहीं है। अब अपने प्रत्येक चुंबक के बदले एक वराह देने का वादा किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। चिंता मत करो, मैंने ये निर्णय लेने से पहले लोगों को दिए जाने वाले धन के बारे में भी सोचा था। ऐसे महाराजा बात करके वापस चले जाते हैं। पहला हुआ ऐलान को अपना फायदा बनाकर सोना पाने के सुलभ मार्ग पाने की खुशी में रहता है। इसी समय सुरंग मार्ग से बाहर जाने वाले शिवन्ना चोल देश के सेनाधिपति विक्रम सिम्हा के पास जाता है। क्या जगन कलिंग के राजा जगन्नाथ वर्मा कैसा है? हमारे योजना की चहत ही हो रहा है ना? हाँ सेनापति, बिना किसी को पता चले मैंने उस घड़े को जहर से भर दिया जिसे राजा छुएगा। उसे इसने सूंघ लिया और बेहोश हो गया। राजवैद्य ने आकर जड़ी बूटी से उसे बचा लिया। आगे क्या होगा शिवन्ना? भले ही राजा को जड़ी बूटियों के कारण होश आ गया, लेकिन वे मेरे द्वारा दिया गए जहर का प्रतिकारक नहीं है। जड़ी बूटियों से अभी तो वो ठीक लग रहा है, लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही उसका हृदय धीरे धीरे से बंद होकर मर जाएगा। शाबाश शिवन, शाबाश। हम तुरंत अपने चोल राजा वेंकटपति महाराज को इसके बारे में बताएंगे। और दोनों खुशी से चोला महाराजा के पास जाते हैं। महाराजा को पता नहीं था कि उनके शरीर में विष है, मगर महाराजा मटके से सोना बनाकर हर राज्य के सेनाओं को खरीदना चाहता था। शिवन्ना के विष प्रयोग से क्या राजा बच पाएंगे? क्या राजा का स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा? कलिंग देश को युद्ध करके जीतने की बजाय ऐसे गुप्तचर का इस्तेमाल क्यों किया? जानने के लिए अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। ये थी आज की कहानी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।